नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण। परिवादियों से सीधा संवाद कर उनकी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने नागौर के किसानों को दी बड़ी सौगात। मेड़ता सिटी कृषि उपज मंडी में बनेंगे 5 नवीन किसान पथ। किसान पथों के लिए मंजूर हुए 5 करोड़ 60 लाख रुपए। मरु महोत्सव 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ। पोखरण फोर्ट से निकली भव्य शोभा यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज शासन सचिवालय में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम है और आमजन को त्वरित राहत देने में इसकी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले की कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता सिटी के अंतर्गत किसानों की सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी क्षेत्र में 5 नवीन संपर्क सड़कों, किसान पथों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन किसान पथों के निर्माण से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी और खेतों से कृषि उपज को मंडी तक लाने की प्रक्रिया और अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध हो सकेगी। इससे परिवहन लागत में कमी आएगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में आधारभूत सुविधाओं के निरंतर विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। यह अधिनियम महात्मा गांधी नरेगा का उन्नत और आधुनिक रूप है, जो ग्रामीण परिवारों को अब 100 के स्थान पर 125 दिन का वैधानिक गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण, आजीविका सृजन और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही खेती के व्यस्त मौसम को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों का नो वर्क पीरियड प्रावधानित भी किया गया है, जिससे कृषि और श्रम के बीच संतुलन बना रहे। अधिनियम में जीपीएस, एमआईएस डैशबोर्ड और एआई आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य किया गया है। देरी की स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान है। योजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुरूप किया जाएगा। केंद्र राज्य व्यय साझेदारी 60.40, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए 90.10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि विकास का एकीकृत माध्यम बनाता है, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव और अधिक मजबूत होती है। और अब बात करते हैं 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र की। राजस्थान विधानसभा में आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत चरणबद्ध रूप से करवाएगी। साथ ही भविष्य में विद्यालयों के नए भवनों के निर्माण कार्यों में उनकी निर्माण तिथि, मरम्मत तिथि और अंतिम उपयोग तिथि भी निर्धारित की जाएगी। इससे भवनों की समयबद्ध निगरानी संभव हो सकेगी और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर समय रहते ही उन्हें जमींदोज किया जा सकेगा। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार में पूरी जिम्मेदारी से कार्य होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 30 लाख रुपए से अधिक लागत वाले भवनों का सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाती है। इससे कम लागत वाले भवनों की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हो पाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, जर्जर घोषित होने के बाद जर्जर घोषित होने की प्रक्रिया है। पहले विद्यालय का प्रशासन देखता है कि ये वास्तव में ऐसा है क्या, तो वहाँ का जो हमारी जो वहाँ की कमेटी होती है
विद्यालय प्रबंधन समिति वो लिख करके और सीबीओ को देती है कि हमारा विद्यालय ऐसी स्थिति में है। फिर वो डीओ के पास जाता है, डीओ एक कमेटी तय करता है, वहाँ का पीओ, डीओ और आईएन होता है। वो उसको यदि जर्जर घोषित करने की स्थिति में है तो जर्जर घोषित करता है, और जर्जर घोषित करने के बाद हम मैक्सिमम उसको 1 माह में जमींदोज करने का हमने तय किया हुआ है, उसको 1 महीने के अंदर जमींदोज कर देते हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो ये शेष बच गए हैं मरम्मत से, जिसमें 18,795 भवनों की मरम्मत के लिए उसकी क्या योजना है। हमने पीएबी में प्रस्ताव भेजे हैं और माननीय यानी भारत सरकार ने हमको आश्वस्त किया है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए हमको उपलब्ध कराने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसकी मरम्मत उसमें से कराएं। तीसरा, इन्होंने कहा है कि जो 3,788 जर्जर विद्यालय है उसमें से 1680 भवन 1680 जो भवन है उनका निर्माण कैसे होगा, क्योंकि ये एक चरणबद्ध तरीके से कर पाएंगे, सबको एक साथ नहीं कर सकते। अब हम तय कर रहे हैं कि निर्माण की तिथि होगी, निर्माण की तिथि तय होगी, उसको मरम्मत करने की बीच बीच में तिथि होगी और अंतिम तिथि होगी, ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब जमींदोज करनी है, तो उसको जमींदोज कर देंगे और उसका निर्माण करेंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं, पीडब्ल्यूडी से करवाते हैं। 30 लाख तक की ऊपर तक की बिल्डिंग का हम पीडब्ल्यूडी से कराते हैं और उसके नीचे की बिल्डिंग का अभी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होता है। लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अब IITI और जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उनसे थर्ड पार्टी हम वो ऑडिट कराएंगे, ताकि बिल्डिंग का सही बनी है कि नहीं बनी है वो ठीक तरह से पता चल जाए। दूसरा, आपने कहा है कि जो रिसाव होता पानी का, तो वाटर प्रूफिंग करना चाहिए, क्योंकि पानी जो छत पे रुकता है तो स्लोप ठीक नहीं होने के कारण भी रुकता है, कई बार कचरा जमा होता है, कोई सामान ऊपर डाल देते उसके कारण भी रुकता है। तो एक हम सीढ़ी की व्यवस्था करेंगे टेम्परेरी, ताकि उससे चढ़ करके हर साल उसकी सफाई कराएंगे और आगे बनने वाली बिल्डिंग है उस पर प्रॉपर स्लोप देंगे, ताकि पानी का निकास ठीक प्रकार से हो जाए और रिसाव के कारण से जो जर्जर बिल्डिंग होती है वो जर्जर बिल्डिंग ना हो। परमाणु नगरी पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ पारंपरिक विधि विधान के साथ हुआ। सालमसर सरोवर स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना और आरती के बाद 4 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज किया गया। पोखरण फोर्ट से निकली शोभा यात्रा में लोक कलाकारों, पारंपरिक वेशभूषा में सजे ऊंटों, BSF ऊंट दस्ते और सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति ने शहर को उत्सवमय बना दिया। मुख्य मंच पर लोक नृत्य, लोकगीत, घूमर, भवाई और गैर नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव के दौरान मिस्टर और मिस पोखरण 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर पोखरण मनीष कुमार सेन और मिस पोखरण वर्षा भाटी को चुना गया। ग्रामीण खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में जन समुदाय की भागीदारी रही, जिससे पोखरण उत्सव की राजधानी बन गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी बना रही है। यही है नए राजस्थान की पहचान, जहां हर महिला की कहानी है हौसले, सम्मान और उम्मीद की। लाड़ू प्रोत्साहन योजना हो या लखपति दीदी योजना, बैंक सखी जैसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही है। मेरा नाम हुक्म कुंवर है, मैं गांव झाड़ोली से हूँ और मैं लखपति दीदी का लाभ ले रही हूँ। लखपति दीदी नहीं थी तब मेरी स्थिति खराब थी और मैं 3 बच्चियाँ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बच्चियों का पालन पोषण कैसे करूँ। लखपति दीदी योजना में मैं जुड़ी, लोन उठा के मैंने ये अपना काम चालू किया। महीने के 10-15 हज़ार कमा लेती हूँ और साल के 1 लाख रुपए हो जाते हैं मेरे। तो अब मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, बच्चियाँ और मैं अब खुश रहते हैं। अभी अच्छी स्थिति हो गई मेरी। लखपति योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा का बहुत बहुत आभारी हूँ। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।